अभी कुछ दिन पहले ही जब यूएई के मौजूदा हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौत की अफवाह फैली तो पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर यह देखा गया कि लोग उनकी मौत के बारे में तो बातें कम कर रहे थे, इस बात को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि यूएई के अंदर एक पावर गेम शुरू हो चुका होगा और अब देखना होगा कि कौन किसको साइडलाइन करके गद्दी तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है। और साथियों, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है क्योंकि दुनिया भले ही बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हो, दुनिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी बदल चुका हो, मगर फिर भी मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरबिया, यूएई और इस जैसी आसपास में जितनी भी रियासतें हैं, मतलब जहां पर आज भी बादशाहत का सिस्टम है, तो वहां पर तो हुकूमत हासिल करने का आज भी यही तरीका है और पिछले कुछ दशकों में इसकी कई मिसालें दुनिया अपनी आंखों से देख भी चुकी है। अब जहां तक सवाल यूएई का है तो इसका नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के दिमाग में कुछ खास सवाल जरूर जन्म ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यूएई के ऊपर राज करने वाली ये जो अल नहयान फैमिली है, ये कौन है? आखिर कैसे कभी चटियल और गर्म रेगिस्तानों में गरीबों जैसी जिंदगी गुजारने वाला ये खानदान आज दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर खानदान बन चुका है? और उससे भी ऊपर एक सवाल ये कि आखिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो मौजूदा लीडर हैं, मतलब कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये कौन है? आखिर इन्होंने खुद कब और कैसे हुकूमत हासिल की थी और इनके हटते ही यूएई के अंदर गद्दी की लड़ाई के लिए कौन कौन तैयार बैठा है? तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि हम जिसको आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं वो कोई एक ही जगह नहीं है, बल्कि ये एक देश खुद 7 अलग अलग रियासतों से मिलकर बना है। और इन सातों ही इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो न सिर्फ सोच विचार में अलग हैं, बल्कि इन सातों ही इलाकों के अलग अलग लीडर्स हैं। इनमें से पहला और जो सबसे बड़ा इलाका है उसको अबू धाबी कहा जाता है, दूसरा दुबई है, तीसरा शारजाह है, चौथा अजमान है, पांचवा फुजैरा है, छठा उम्मुल कुवैन है, तो सातवां रासुल खैमा है। अब साथियों, भले ही इन सातों ही इलाकों पर राज करने वाले जो लोग हैं, जो खानदान हैं, वो अलग अलग हों, मगर फिर भी यहाँ पर एक खास बात यह है कि जो पूरा यूएई है उसका प्रेसिडेंट उसी खानदान से होता है कि जो खानदान सबसे बड़े इलाके अबू धाबी पर राज करता है और यहीं पर ही हुकूमत करने वाले खानदान का नाम है अल नहयान। साथियों, ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ आप लोग 200 से 250 साल पीछे भी जाएंगे तो वो पूरा इलाका कि जहाँ पर दुनिया की जन्नत कहा जाने वाला दुबई या बाकी शहर मौजूद हैं, ये सारा का सारा चटियल रेगिस्तान ही हुआ करता था। और इसी दौर में यहाँ पर आबाद हुआ करता था बनी यास। बनी यास दरअसल इस इलाके में बसने वाले अरबों के जो बहुत सारे छोटे छोटे कबीले थे, उनके यूनियन को कहा जाता था, मतलब उनके इत्तेहाद को कहा जाता था। इस बनियास नाम के ग्रुप के अंदर अरबों के छोटे छोटे 10 से भी ज्यादा कबीले शामिल हुआ करते थे। इन्हीं बेशुमार छोटे छोटे कबीलों में से एक कबीले का नाम हुआ करता था अल फलाही और उसी से आगे चलकर ये अल नहयान नाम की फैमिली निकली है। और बिल्कुल इसी अल फलाही की तरह ही बनियास की एक और भी ब्रांच हुआ करती थी जिसको अल फलासी कहा जाता था। उससे अल मखदूम नाम का वो खानदान निकला है कि जो आज दुबई के इलाके पर राज करता है। अल नहयान फैमिली के लोग अपना फादर नहयान को मानते हैं कि जो 17वीं और 18वीं सदी के आसपास में लीवा नाम के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। ये गांव आज के दौर में देखा जाए तो अबू धाबी और सऊदी अरबिया के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है। नहयान के जिनको उस दौर में बनियास के सरदार के तौर पर भी देखा जाता था, वो अपने लोगों के साथ इस छोटे से गांव के इलाके में खजूर वगैरह का व्यापार किया करते थे। इनके बाद इनकी ये जगह इनके बेटे ईसा ने ली और फिर ईसा के चले जाने के बाद ये जगह ईसा के बेटे दियाब ने ली और यहीं से ही फिर इस फैमिली का असली इतिहास शुरू हुआ। दियाब के जिन्होंने 1761 में सरदारी को संभाला था, उनके बारे में लिखा गया है कि वो आमतौर पर अपने लोगों को अलग अलग ग्रुप में शिकार की मुहिम पर भेजा करते थे। एक बार उनकी तरफ से शिकार की मुहिम पर भेजा गया एक ग्रुप एक हिरन का पीछा करते हुए एक मीठे पानी के चश्मे तक पहुंच गया। अब क्योंकि उस खास इलाके का पता देने वाला एक हिरन था, उस हिरन की वजह से ही ये लोग वहां तक पहुंच सके थे, तो इसीलिए इस इलाके का नाम भी अबू धाबी रख दिया गया, जिसका मतलब था हिरन की सरजमीन। कुछ वक्त के बाद ही दियाब ने अपने एक बेटे शखबूत को यह हुक्म दिया कि वो उस नए इलाके में जाकर आबाद हो जाएं। शेख शखबूत अपने फादर के ऑर्डर पर उस इलाके में गए और लगभग 20 घरों का एक गांव बसाया। वहां से अपनी हुकूमत का आगाज किया, मगर ये छोटा सा गांव बहुत जल्द ही बड़ा होता चला गया और 20 घरों से 400 घरों में बदल गया। जिसके बाद फिर शेख शखबूत ने इस नए इलाके मतलब के अबू धाबी को बनियास के जो तमाम कबाइल थे उनकी राजधानी का दर्जा दे दिया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक इन्हीं लोगों की औलादें ही इस छोटी सी रियासत अबू धाबी की गद्दी पर बैठती रही। मगर 1820 में इस इलाके में उस वक्त बड़ा मोड़ आया कि जब ब्रिटिश एम्पायर के कदम यहाँ पर भी पड़ गए। ब्रिटिश एम्पायर ने आसपास की तमाम रियासतों के साथ अबू धाबी के साथ भी एक मुआहिदा किया, एक ट्रीटी की, जिसके तहत ये तय पाया कि ये जितनी भी छोटी छोटी अरब रियासतें हैं ये इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज होंगे उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगी। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी भी इन तमाम रियासतों की दुश्मनों से हिफाजत करेगी। इस समझौते के बाद दुनिया के अंदर इन तमाम रियासतों को ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा समझा जाने लगा, मतलब इनडायरेक्टली ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में जा चुका था। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अबू धाबी की गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान भी एक के बाद एक बदलते गए। हम देखते हैं कि कभी तो गद्दी के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान बैठता कि जो आस पड़ोस में मौजूद जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनमें से किसी के साथ जंग करता, तो कभी ऐसा बैठता कि वो उसी रियासत के साथ दोस्ती करने लगता। कभी कोई ऐसा हुक्मरान आता कि जो पड़ोस में दूसरी तरफ मौजूद जो आले सऊद हैं अपनी रियासत को उन आले सऊद के ही अंडर में कर देता, तो कभी कोई ऐसा भी गद्दी पर बैठता कि जो
जो अपने आम लोगों के गुस्से को देखकर इन्हीं आले सऊद से दुश्मनी कर बैठता। बीच बीच में दुनिया की बाकी रियासतों की तरह यहाँ भी गद्दी हासिल करने के लिए कत्लेआम भी दिखाई देता है। मगर फिर वक्त आता है 1928 का कि जब शेख शखबूत नाम के एक हुक्मरान अबू धाबी की गद्दी पर बैठते हैं। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब अबू धाबी समेत आसपास की तमाम छोटी अरब रियासतों में ब्रिटिश इंडिया की करेंसी इस्तेमाल हुआ करती थी। मगर शेख शखबूत ने अंग्रेजों को चौंकाते हुए एक बड़ा फैसला लिया और अपनी रियासत के जो खजाने थे उनको ब्रिटिश इंडिया की करेंसी में रखने की बजाय अब सोने में रखने का फैसला किया। साथ ही साथ यहाँ पर यह बात भी याद रखने वाली है कि इन्हीं शेख शखबूत के दौर में ही अबू धाबी समेत आसपास के तमाम इलाके में तेल की खोज हुई थी। तो रियासत की जमीन से निकलने वाले इस तेल का जब एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो शेख शखबूत ने इसके एक्सपोर्ट से मिलने वाला जो पैसा था उसको भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन सारी ही चीजों ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए और फिर अंग्रेज ही क्यों बल्कि अबू धाबी रियासत के जो और भी असरदार और ताकतवर लोग थे उनको भी ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो इसीलिए अब अबू धाबी के ही असरदार लोगों ने अंदर ही अंदर अंग्रेजों से गुजारिश की तो अंग्रेजों ने फिर शेख शखबूत का तख्ता पलट करवा दिया, जिसके बाद शेख शखबूत को सिर्फ गद्दी ही नहीं छोड़नी पड़ी बल्कि उनको अपनी बाकी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ ईरान में गुजारनी पड़ी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अबू धाबी की गद्दी पर एक ऐसा इंसान बैठता है कि जो सिर्फ अबू धाबी ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे इलाके की ही शक्ल सूरत और उसके फ्यूचर को बदल कर रख देता है। इस लीडर का नाम था शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले तो ये जो जमीन से नया नया तेल निकला था इसके पैसे का भरपूर फायदा उठाना शुरू किया। दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स को बुलाना शुरू किया ताकि जल्द से जल्द इस अबू धाबी को एक मॉडर्न शहर में बदला जा सके। अब क्योंकि ये वो दौर था कि जब ब्रिटिश एम्पायर भी दुनिया के अंदर एक सुपर पावर का ओहदा खो चुका था और इंडिया पाकिस्तान जैसे इलाकों को छोड़कर तो कई साल पहले ही जा चुका था, तो इसीलिए अब ब्रिटिश एम्पायर ने इस इलाके में पाई जाने वाली ये जो छोटी छोटी अरब रियासतें थी इनके साथ भी उसके जितने एग्रीमेंट्स थे सबको खत्म कर दिया। बस इसी चीज का शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने फौरन ही आसपास की ये जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी इनके लीडर से मुलाकात की और उनको इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो गए कि हम सबको एक साथ आना चाहिए और इकट्ठा होकर एक बड़ी रियासत को जन्म देना चाहिए। इस तरह से इस इलाके में पाई जाने वाली ये जो छोटी छोटी 7 अरब रियासतें थी इनसे मिलकर मिडिल ईस्ट का एक नया देश, एक नई रियासत वजूद में आई जिसको आज हम यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान को ही इस देश का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि जो दुबई के हुक्मरान थे उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। शेख जायद बिन सुल्तान अन नहयान की वफात 2004 में लगभग 86 साल की उम्र में हुई। उनके बाद उनकी अलग अलग बीवियों से लगभग 19 के करीब लड़के मौजूद थे, जिनमें से उनके सबसे बड़े बेटे शेख खलीफा को यूएई का नया लीडर चुना गया। 2004 में गद्दी पर बैठने वाले शेख खलीफा ने भी अपने फादर शेख जायद की तरह ही मॉडर्न यूएई को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। आज के दौर में आप दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत देखते हैं मतलब कि बुर्ज खलीफा, उसका नाम भी दरअसल इन्हीं के नाम पर है। 2014 में अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई और इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिसके बाद ये पॉलिटिकल मामलों में साइड हो गए और इनकी जगह पर यूएई की जो पूरी बागडोर थी वो अंदर ही अंदर इनके एक दूसरे भाई मोहम्मद बिन जायद अन नहयान ने संभालनी शुरू कर दी। जी हाँ, मोहम्मद बिन जायद अन नहयान के जिन्होंने ऑफिशियली तो 2022 में उस वक्त गद्दी संभाली थी कि जब उनके इन्हीं भाई मतलब शेख खलीफा की मौत हुई थी, मगर अंदर ही अंदर वो 2014 से ही पूरे यूएई को चलाते आ रहे थे। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि खुद मोहम्मद बिन जायद अन नहयान भी ऑलरेडी अपने एक बेटे को अपना खलीफा डिक्लेयर कर चुके हैं। जी हाँ, अपने बेटे खालिद बिन मोहम्मद को ऑलरेडी क्राउन प्रिंस बना चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके जाने के बाद ये गद्दी उनके बेटे को मिलेगी। हालांकि चाहे यूएई हो या फिर सऊदी अरबिया हो, आमतौर पर इतिहास में हम यही देखते आए हैं कि ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि जब गद्दी बाप से बेटे में ट्रांसफर हुई हो, वरना यहाँ तो गद्दी आमतौर पर भाई से भाई में ही ट्रांसफर होती आई है। शायद यही वजह है कि यूएई के जो मौजूदा लीडर हैं मतलब कि मोहम्मद बिन जायद अन नहयान, जब भी उनकी मौत की कोई झूठी खबर फैलती है या उनकी तबीयत खराब होने की खबर फैलती है तो फौरन ही दुनिया में ये अटकलें भी लगने लगती हैं कि यूएई के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो चुका है। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन जायद अन नहयान के एक भाई हैं तहनून बिन जायद अन नहयान के जो इंटेलिजेंस और मिलिट्री से जुड़े हुए बंदे हैं और यूएई की हुकूमत में हद से ज्यादा ताकतवर समझे जाते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर गद्दी को लेकर अक्सर जो कयास लगाए जाते हैं वो भी इन्हीं के ऊपर लगाए जाते हैं कि शायद मोहम्मद बिन जायद अन नहयान के बाद हमको उनके बेटे मतलब के क्राउन प्रिंस और उनके इन हद से ज्यादा ताकतवर भाई के बीच गद्दी को लेकर कोई खींचातानी दिखाई दे। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि ये सिर्फ कयास ही होता है, अटकलें ही होती हैं, वरना सच में भी ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी इस पूरे टॉपिक पर आप लोगों की क्या कीमती राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।